नहीं, अपना एरिया थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो हम सबसे पहले वहाँ बैठा, हम इनको क्या करते, यहीं बैठ गए, हवा लगेगी बेटा आराम से। तो सामाजिक स्थिति में महिला की स्थिति यहाँ पर गिरेगी कि उनको घर में ही रहने को बोला जाएगा, पल्लू से लेकर सब चीज उनको क्या बोला जाएगा, तू मोड़ कर बैठो। किसकी स्थिति गिरेगी, महिला की स्थिति गिरेगी। मतलब कहीं पर किसकी स्थिति अच्छी रहेगी, पुरुष की स्थिति अच्छी रहेगी। ये हमें दिखाई देगा, ये हमें दिखाई, मैं आगे भी लेकर पढ़ाऊँ या अभी पढ़ाऊँ, कहीं पर भी पढ़ाऊँ, विदेशियों का प्रभाव ये दिखेगा ही दिखेगा महिला की स्थिति पर। और आपको आगे चलकर जौहर जैसी प्रथा भी दिखाई देगी, सती जैसी प्रथा भी दिखाई देगी। कौन सी प्रथा बेटा, जौहर भी दिखाई देगा और सती भी दिखाई देगा। ये सब महिला की स्थिति विदेशियों के आक्रमण के कारण, चाहे मैं सिकंदर के समय में बताऊं, चाहे मैं इंडो ग्रीक शंख कुषाण पार्थियन के समय बताऊं, चाहे मैं हुनों के आक्रमण के समय बताऊं, चाहे मैं अरबों के आक्रमण के समय बताऊं, इसी बात को चाहे मैं तुर्कियों के आक्रमण के समय बताऊं, आगे चलकर मैं अफगानियों के आक्रमण के समय बताऊं, देखना किसी भी समय बताऊं, ये होगा ही होगा। आप मान के चलिए, परिस्थिति अलग हो सकती है, कुछ कंटेंट अलग हो सकता है, कुछ बातें अलग हो सकती है, परंतु ये होगा ही होगा। और आपको हमेशा अगर इतिहास को पढ़ना है तो हमेशा गणित पर आधारित पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ मैथमेटिक्स को ध्यान में रखकर पढ़ो, तो आपका हमेशा इतिहास कैसा होगा, अच्छा होगा। इतिहास में आप बातें टू द पॉइंट कर पाओगे और समझा पाओगे, क्योंकि हम कोई इतिहासकार है क्या ना, हम तो केवल उसके स्टूडेंट है, हमें केवल बताना है। आया समझ में? तो ये हमें प्रभावित, और इसी के पहले कौन चल रहे थे बेटा, ये बच्चे ये थे हमारे महाजनपद। महाजनपद में हमारा एक था मगध, जिसने कितने सालों तक भारत के केंद्र के रूप में काम करा, 1000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक है? अब बात आती है क्यों हो पाए 1000 वर्षों तक क्यों कर पाए, कोई दिक्कत बेटा? अब आप क्या हो गए, तो 1000 वर्षों तक क्यों कर पाए? पहली बात तो सुरक्षित था, दूसरी बात तो वहां पर संसाधन थे, तीसरी बात तो बड़ी मात्रा में वहां पर कौन थे, हाथी, जो उस समय में युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। क्योंकि एक पागल हाथी 1000 लोगों की सेना को भी आराम से नस्तनाबूद कर सकता। कभी एक हाथी, पागल हाथी को, जंगल के हाथी को देखेगा, वो सफारी को भी पूरा तोड़ देता है, उठा के फेंक देता है। तो मतलब हाथियों की संख्या जब उस क्षेत्र में ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं हाथी की संख्या ही किसी भी राज्य की शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता था। इसलिए गज सेना, इस समय चतुरंगी सेना बोला जाता था। 4 प्रकार की सेना होती थी, पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना और घोड़ा सेना। चतुरंगी सेना होती थी, उसमें हाथी सेना सबसे मजबूत होती थी, जिसके ऊपर हमेशा कौन चलता था बेटा, जिसके ऊपर हमेशा राजा राजा चलता था, कि वो सबको रौंदते हुए चल जाता। इस वजह से मगध महत्वपूर्ण, तो जब तक कि ये चीजें किसी भी राज्य के निर्माण में और शक्ति के केंद्रीकरण में महत्वपूर्ण रहे, तब तक कि वो मगध जो रहा वो हमें शक्ति का केंद्र रहा। पर जब विदेशियों का आक्रमण होने लगा, तो उनको पहले ही रोकना बहुत जरूरी पड़ गया। मतलब वो आते थे यहाँ से, अगर मैं इनविजिबल भारत का मैप बोलूं और आप थोड़ा सा ध्यान में रखे, तो भारत से आते थे, खैबर दर्रा से पहुंच गया, और वो आते थे तो आने के साथ आक्रमण करते तो थे, करते तो थे, पर मगध आते आते वो भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर। अगर उनको पहले ही रोकना है तो केंद्र को क्या करो, ऐसी जगह पर बनाओ जहां पर आप सब जगह पर ध्यान रखो। क्योंकि मगध में बैठे हो तो केवल आप पूर्व में ध्यान दे सकते थे, पश्चिम में ध्यान दे सकते थे, इसलिए कन्नौज बना। कौन बना बेटा, कन्नौज। कन्नौज दो चीज के लिए फेमस, एक तो गंगा नदी यमुना नदी का दोआब का क्षेत्र, मतलब कृषि भूमि कैसी उपजाऊ, तो उत्पादकता कैसी ज्यादा। दूसरी बात, दिल्ली पर बैठकर आप हर जगह पर ध्यान रख सकते हो, उत्तर में रख सकते हो, पूर्व में रख सकते हो, पश्चिम में रख सकते हो, दक्षिण में रख सकते हो, हर जगह पर आपका ध्यान रहेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। इस वजह से आगे चलकर हर शासक ने कन्नौज पर अधिकार जमाने की कोशिश करी, इसलिए कन्नौज ही शक्ति का केंद्र बना। कौन बना बेटा, कन्नौज। तो 1000 वर्षों तक के लिए मगध रहा, उसके बाद में कौन रहा, कन्नौज। और आज भी कन्नौज के पास में कौन है बेटा, दिल्ली। कन्नौज के पास में कौन है, दिल्ली। तो आपको दिखेगा क्यों हुई है, किसने हमने आपको दिखाई, बिंबिसार, हरित वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य। मौर्य हमने पढ़ाई किया, मौर्य को तो हमें पढ़ना है, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनको बताना जरूरी था। हरित वंश में हमें 2 शासक दिखे,
एक बिंदुसार, बिंबसार, सॉरी बिंबसार याद रखो, बिंबसार और अजातशत्रु। उसी के बाद में कौन है? शिशुनाग वंश। कौन है बेटा? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश में कौन है? शिशुनाग और कालाशुर। शिशुनाग और कौन है? कालाशुर। और उसके बाद में कौन? नंद। नंद में कौन है? महापद्मानंद और घनानंद। घनानंद की हत्या किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से करी? चाणक्य। और चाणक्य कहाँ का था? और तक्षशिला का शासक उस समय में सिकंदर जब था तब कौन था? आरम। कौन था? आरम। आरम। कौन सा बेटा? आरम। और सिंध और चेनाब नदी के बीच में, सॉरी, झेलम और चेनाब नदी के बीच में पोरस। कौन था बेटा? पोरस। और पोरस के साथ में किसकी लड़ाई होती? सिकंदर। परंतु वो हारा था कितना? प्रभावित होकर उसको उसका सुबह याद रखिए बातें। चलो अब इस बात को लिखते हुए हमें चलना है, तो लिखिए ज्यादा पढ़ना है, आप पानी ज्यादा पीजिए। नींद भी आए, हम कूलर को थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, गर्मी हो रही है, इसे इसकी स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए, थोड़ा हवा ज्यादा करना है। मगर इसके बाद मगर 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 छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, मगर छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्ति का, शक्ति का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु जिसके ऊपर समय समय पर विभिन्न राजवंशों, जिसके ऊपर समय विभिन्न राजवंशों शासन, शासन निचली मगर के केंद्र बिंदु होने के कारण, मगर मगर केंद्र बिंदु होने के कारण, ठीक है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ठीक है। सुरक्षित, सुरक्षित अवस्थित, सुरक्षित अवस्थिति, अवस्थिति सुरक्षित अवस्थिति, सुरक्षित अवस्थिति मतलब स्थिति कैसी थी बेटा? सुरक्षित, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो ज्यादा दिक्कत नहीं था, आक्रमण करना कर सकता। इसे कहते हैं नेचुरल हर्डल। किसी भी स्टेट के लिए नेचुरल हर्डल बनता है क्या बेटा? पहाड़। हमेशा आप देखिए जनजाति वगैरह जो रहती है, जो थोड़ी सी कमजोर रहती है, वो हमेशा पहाड़ के एक तरफ रहने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि वो नेचुरल हर्डल के रूप में कौन काम करे? पहाड़ करे। अगर कोई आक्रमण भी कर रहा है तो आप इस बात को थोड़ा सा नोट करें, दिमाग में याद रखिएगा। और ऐसी बात सोचते जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने जब हम बासठ से युद्ध जा रहे थे चीन के खिलाफ, तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि हम ये नेचुरल मान के चलते हैं कि हिमालय जो है वो चाइना से हमें बचाएगा, तो हमारा पूरा ध्यान पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए। किस ओर होना चाहिए? और तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि मनुष्य हिमालय को क्रॉस करके इधर भी आ सकता है, उन्होंने सोचा नहीं, सोचा बात जब हो गया सीढ़ियाँ मिल गई और फिर बेचारे पागल हो गए, चौथे में बेचारे की मृत्यु हो गई। पर बहुत बढ़िया है, ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर बहुत कम, मतलब इतना जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर बहुत कम रहे। इंदिरा गांधी का टाइम, जवाहरलाल नेहरू, मोदी, राजीव गांधी, राजीव गांधी को टिके रहता था, भावनात्मक हो गए। अगर ऐसा नहीं होते ना तो धूम मचा देते वो। बढ़िया व्यक्ति। लिखो दूसरा, व्यापार मार्ग की उपलब्धता, व्यापार मार्ग की उपलब्धता, क्वेश्चन लिखे जलमार्ग, गंगा नदी थी, कोसी नदी थी, सोन नदी थी, याद आ रहा है? गंगा, सोन। अभी कल परसों नरसों में अपने एमपी में नदियों पर पहुंचेंगे, पूरी नदियां याद कर लेना बेटा।
जहाँ रहते थे मंदसौर मतलब मंदसौर और नीचे के ऊपर नीमच नीचे नहीं सबसे ऊपर ऐसे बैठो क्या बोला ऊपर नीमच ऊपर फिर मंदसौर फिर रतलाम फिर अलीराजपुर फिर झाबुआ पहुंचे मतलब सब याद है। अब पूछने वाला भी एक प्रकार से जो नया प्रकार पूछे सेकेंडरी के हाथियों के ऊपर से हाथियों की जो आक्रमण के दौरान रणनीति जो आक्रमण के दौरान रणनीति रणनीति तेज या बढ़त तेज या बढ़त तेज बढ़त जो रणनीतिक बढ़त देने का बढ़त देने का खनिज संसाधनों की बहुलता खनिज संसाधनों की बहुलता कभी अगर आपसे पूछे तो ये बात को जरूर लिख दीजिएगा। कभी आपसे कोई पूछे अब देखिए वर्ष में सबसे पहले हर ये वंश इस वंश का वास्तविक संस्थापक जिन्होंने अपनी राजधानी ये राजगृह बने या राजगृह इन्होंने 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 विवाह पद्धति के माध्यम से इन्होंने विवाह पद्धति के माध्यम से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत किया राजनीतिक पकड़ को मजबूत तीन विभाग की तो ऐसा गोला बना लो एक के नीचे ऐसा तीन गोला बनाकर ताकि हाईलाइट में ही दिख जाए कोई को प्रतिनिधित्व की बहन जिसकी बहन के साथ विवाह कौशल मतलब कौन से महाजनपद में बेटा कौशल फिर लिच्छवी संघ में लिच्छवी कन्या कन्या के साथ ठीक है और पंजाब के एक जनपद कौन सी थी वो छिम्मा के साथ में क्या कर बेटा विवाह ये जैन धर्म के उपासक कौन से धर्म के उपासक थे जैन धर्म के उपासक इनके समय इनके दरबार आजीवक नामक जीवक नामक वैद्य वैद्य जो उज्जैनी के शासक चंद्र प्रभु चंद्र प्रभु चंद्र प्रभु नाम शासक की बीमारी के इलाज अवंती गया था अगला प्रश्न कौन है
अगला प्रश्न, ठीक है। आजाद शत्रु, आजाद शत्रु दूसरा नाम है बेटा इसका कोणी, शायद में लिखने की तरह कोणी। प्रारंभ में ये जैन धर्म को मानता था, और इसके काल में लास्ट में कौन सी बौद्ध संगीति है बेटा? ये 492 में गलती करते हैं, 492 की तब ये आगे 400 ये बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये अपने पिता की हत्या कर, ये अपने पिता की हत्या कर, गद्दी पर बैठ। बेटा दूसरा प्रश्न आ गया, आदेश शत्रु आ गया, ये अपने पिता की हत्या कर, देखो पूरा पिता आवाज में समझ नहीं है, अपने पिता की हत्या कर, गद्दी पर बैठ। जो लिच्छवी करना है, जो लिच्छवी करना है, उत्पन्न पुत्र, लिच्छवी करने से उत्पन्न पुत्र, लिच्छवी करना, इसके द्वारा युद्ध में रणजीत को पराजित, और बदले में कुछ क्षेत्र को प्राप्त किया, कुछ क्षेत्र को प्राप्त किया। इस दौरान इसने 2 शब्द लिखे, रथ मूसल, रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। रथ मूसल का ध्यान रखें, रथ मूसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक शब्द है, नमक हथियार का प्रयोग होता है। महाशिला कंटक कैसे होता है? जब शिला को दूर जगह से, शिला मतलब पत्थर, है ना? और रथ मूसल कैसा है? वो अपने बाहुबली मूवी देखिए, उसमें पहले वाले इसमें साइड से निकलते पूरे औजार, कड़ 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 कड़, और सामने में चक्र घूमते रहता है, वो उस समय की अवधारणा है। और देखो कितनी अच्छी अवधारणा, आपने काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा, है ना? वो उस समय में जानते थे कि हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे थे, इस बात को इसके माध्यम से जाना आगे। इसके समय प्रथम बौद्ध संगीत भी, इसके समय प्रथम बौद्ध संगीत भी, प्रथम बौद्ध संगीत की बात हुई थी बेटा 400, और इसी समय में किसकी मृत्यु हुई? गौतम बुद्ध की। ठीक है, अगला, इनकी हत्या, मतलब जैसा इन्होंने करा था बेटा, अच्छा करो अच्छा नहीं, मारकर बना था, बेटे ने नहीं मारा, तो इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने करी, उदयन इन और गद्दी पर, उदयन ने करी और वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब लिखिएगा, नोट कर, इनका शासन 32 वर्ष तक रहा। कब तक रहा बेटा? 32 वर्ष। गद्दी पर कब बैठे थे? अब हटेगा तो देखो 460 में, तो 460 से लेकर 444 तक की गद्दी पर कौन रहा बेटा? उदयन। उदयन 460 से लेकर 444 तक के, और 443 से लेकर 460
कौन था बेटा? आजर शत्रु। तो कभी अगर आपसे पूछे कार्यक्रम में तो यह आजर शत्रु 465 से लेकर 460, उज्जैन 460 से लेकर 424। अब यहाँ पर कौन आएगा नया वर्ष? शिशुनाथ। कौन सा वर्ष है बेटा? शिशुनाथ। शिशुनाथ। इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना वंश की स्थापना शिशुनाथ के द्वारा, जिन्होंने अवंती और वत्स को अपने साम्राज्य में मिलाया, अवंती और वत्स को अपने साम्राज्य में मिलाया, तब वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली पता है किसकी राजधानी? वज्जी से। किसकी बेटा? वज्जी से। पहले राजधानी कौन सी थी बेटा? या गिरी। फिर कौन बनी? वैशाली। आगे इस चुनौती के पश्चात कालाशोक गद्दी पर बैठा। मतलब इसका शासन कितना है बेटा? कालाशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है। कालाशोक का निकनेम छोटा नाम काकपा। कौन है बेटा? काकपा। काकपा। आगे इसने उदयन के द्वारा निर्मित की गई, उदयन के द्वारा निर्मित की गई पाटलिपुत्र, किसे बेटा? पाटलिपुत्र अपनी राजधानी इसके समय द्वितीय बौद्ध संधि, इसके समय द्वितीय बौद्ध संधि संपन्न। तो कब हुई थी बेटा द्वितीय बौद्ध संधि? 383, है ना? तो याद रखो 383 द्वितीय बौद्ध संधि संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध समिति में क्या हुआ था? स्थाविर और महासांगिक दो में क्या होते? विभाजित होते। अभिधम पिटक, अभिधम दो थे, एक था सुत पिटक और विनय पिटक। याद आ रहा है? सुत पिटक किसके संबंध में था बेटा? सुत पिटक 5 भाग थे इसके। आ रहा है ना? इसमें अगुत्तर निकाय था, खुद्द निकाय था, दीर्घ निकाय था, मज्जी निकाय था और एक और संयुक्त निकाय। अलग अलग थे। ठीक। उसमें अपने खुद जो निकाय था वो भाषा वगैरह से संबंधित था। अगुत्तर निकाय जो था जो 16 माह थे। दीर्घ निकाय का सबसे पहले जीवन से उनका पूरा होता। तो ये पहले ही इसमें लिखा गया। विनय पिटक किससे संबंधित था बेटा? संघ के नियम से संबंधित था। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? स्थाविर और महासांगिक आया समझ। तीसरे बौद्ध संगीति में क्या हुआ था बेटा? अभिधम पिटक की क्या हुई? रचना। और वो किसके समय में हुआ था? अशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय? और चौथी बौद्ध संगीति किसके समय? कनिष्क के समय में। और धर्म दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन सा? महायान और हीनयान। जो देवता की तरह पूजा करते थे वो कौन थे? जो उसे एक केवल लीडर या फिर मान के चलो एक पुरुष के रूप में, उपदेशक के रूप में, कौन था? हीनयान। कौन सा बेटा? हीनयान। कोई दिक्कत है क्या? अब इसी में एक आया शून्यवाद का सिद्धांत, एक आया प्रत्यासमवाद का सिद्धांत, एक आया क्षणिकवाद का सिद्धांत। पृथ्वी नश्वर है, ये बात किसने कही? जैन ने कही। चलो मतलब इधर से थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, जो बातें बताइए अब खटखट याद भी होते चल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अच्छा बन जाना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे थोड़ा।
महापद्मानंद नाम व्यक्ति है। महापद्मानंद नाम व्यक्ति है। किसने करी थी बेटा? महापद्मानंद। और कौन सा वंश है? नंदवंश। नंदवंश। इन्हें महापद्मानंद इन्हें मगध का सर्वाधिक प्रतापी शासक, मगध का सर्वाधिक प्रतापी शासक ऐसा लिख सकते हो। 344 पूर्व से 323 26 तक के 23 तक 26 गद्दी पर गए और इसकी मृत्यु सर्वाधिक प्रतापी शासक जिसने कलिंग पर अपना अधिकार जमा, कलिंग पर अपना अधिकार जमा, नहरों का निर्माण करा, नहरों का निर्माण करा और कई मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त और कई मूल्यवान वस्तुओं को अब प्रश्न अगर ऐसा पूछने लगा कि अशोक ने पहली बार कलिंग पर शासन करा मगध के शासक के रूप में, ये सही है वाक्य की गलत है? क्योंकि इससे पहले हो चुका था। क्योंकि आप इसके बाद में आप बेटा एक वंश देखोगे जिसका नाम है चेदी, चेदी वंश नाम बोला आपने। चेदी में एक शासक खारवेल जिनका है एक हाथी गुफा अभिलेख जो 2 मंजिला है, जिसमें पहली बार इसे जनसंख्या अभिलेख भी कहा गया। कौन सा अभिलेख कहा गया? जिसमें बताया कलिंग की जो राजधानी है उसकी पॉपुलेशन टोटल जो जनसंख्या है वो 45,000 के करीब है। इतनी पॉपुलेशन है और उसमें ये भी बताया गया है कि जिन अभिलेखों को, जिन महत्वपूर्ण स्मारकों को महापद्मानंद के द्वारा लेकर गया था, इसने उसको बल के माध्यम से पुनः वापस लाया और जो नहर जो थी जो पूर्व में खोदी गई थी उसका पुनरुद्धार करते हुए, उसका उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करते हुए अध्ययन मात्र सिंचाई के माध्यम से अपने राज्य की आय में क्या करी? बढ़ोतरी करा। ये बात हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो कई सारे लोग ये मानते चलते कि कलिंग के ऊपर पहली बार अधिकार अशोक ने ही करा, न इसके पहले भी हो चुका था। और किसके समय हुआ था बेटा? महापद्मानंद के समय। ठीक है, आगे इसी के क्वेश्चन कहां तक क्या लिख लिया मैं आपको? इसी के पश्चात घनानंद, गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा बेटा? घनानंद गद्दी पर बैठा, जिसके शासन के दौरान यूनानी शासक सिकंदर झेलम नदी के पार बैठा, पार बैठा। कौन सी नदी के किनारे बेटा? झेलम नदी के किनारे पार बैठा, लड़के तो पार। ठीक है, तो इसको हटाए कैसे? अब आपको बताएंगे। 2 शासक छोटे छोटे और एक बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा है जिसका नाम मगध में मौर्य में अशोक। कौन है बेटा? अशोक। अशोक को टाइम लेकर पढ़ना है, तब तक हम इन 2 को पढ़ लेते हैं और 2 को पढ़ने के साथ में समय मिलेगा तो हम छोटी सी बातें विदेशियों का प्रभाव भी लिखवा देंगे आप लोग। ठीक है, कि विदेशियों का क्या प्रभाव है और इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, छोटे स्वरूप में बदल देंगे। छोटा स्वरूप मतलब केवल यूनानी प्रभाव को बताएंगे, हम इंडो ग्रीक और आगे के लोगों के प्रभाव के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक, तो हमें 2 शासक दिखे देंगे मगध में, आगे चलकर मौर्य वंश के स्थापना में। अब बात केवल एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि क्या कारण था कि मौर्य मगध जो है बहुत शक्तिशाली था, तो आपने ये बताया कारण केंद्र बिंदु होने के कारण
नहीं, पौराणिक कारण बताओ, बिल्कुल पौराणिक कारण बताओ जिस वजह से हम इनको माने कि हाँ ये शक्तिशाली है। मतलब किसी की इच्छा है कि उसके मन में जो है वो तुम बताओ, पौराणिक कारण बताओ कि मगध क्यों शक्तिशाली रहा। पूछ रहे कि बताओ वज्जी क्यों शक्तिशाली रहा, पूछ रहे अंग क्यों शक्तिशाली रहा, ये पूछता है कभी कभार। और खास करके इंटरव्यू वगैरह में आपका ऑप्शन हो ना हो तो भी तभी भी वो हल्का सा पूछने की कोशिश करता है कि महानता को लेकर। मैंने हमेशा कहा 3 महान शब्द लोगों को लेकर पूछते हैं प्रश्न, अशोक, अकबर और गांधी। अशोक, अकबर और गांधी। तो ऐसा करके जब पूछता है तो आप तो आंसर देते हो। फिर एक प्रश्न बनता है कि महान क्यों बने। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके जीवन में ज्यादा पेचीदगियां नहीं होती है, रुकावटें नहीं होती, उसको केवल आगे आगे चलने का बस दिखता है, वो व्यक्ति महान बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। आप इस बात को थोड़ा अपने जीवन में भी नोट करें। अगर आपने बहुत सारे, जैसे मैं हमेशा निशान को कहता हूँ, बेटा दुकान चलाना कुछ दिक्कत नहीं है, पर अभी 1.5-2 साल जो है ये केवल तैयारी का सोचना है। ये तो हमें ग्लोरियस टाइम के लिए हम रोते हैं, मरते हैं। हमने सोचता हमारी जिंदगी में तो हमने बहुत गंदे गंदे डिसीजन लिए। पहली बात तो पढ़ना ही सबसे गंदा डिसीजन लिया। आज पढ़ाना था, अब शुरू करना था, हमने 4 साल पहले शुरू करा। सबसे पहले गंदा डिसीजन भावनात्मक में होकर, भावनात्मक में होकर हम अभी बोलते हैं। अगर उस समय अगर मेहनत करें तो अब निकल जाता। मतलब जिनके हम पढ़ा रहे थे वो अब हमें ज्ञान देते हैं कि तुम्हें क्या करना था, तुमको पढ़ाना ही था, छोड़ देना था, मतलब पढ़ाना नहीं था, तुम्हें केवल तैयारी करना था। और जब हम छोड़ रहे थे तो ना ना तैयारी करते, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाती है बेटा शुभकर, दोनों बात हमें बोल रहे हो। मतलब जब हमने उनके पास छोड़ दी पढ़ाना, तो जब उनके बच्चों का टोटा पड़ गया है तो तब हमें ये शब्द बोल रहे हैं। हमें भी पता था कि हम ये गलत कर रहे हैं, पर हम सोचते डिसीजन मेकिंग हमारा यही था कि एक बार में नहीं निकलेगा तो हम अपने ऊपर पैर पर खड़ा होकर ही काम करेंगे। तो पिताजी से मांगेंगे नहीं आप हर चीज के लिए, क्योंकि बहुत पैसे दे दिया। तो इस वजह से सक्सेस तो मिलेगी, सक्सेस मिलेगी क्योंकि हम वही चैनल में चल रहे हैं। पर कब मिलेगी, ये मिलेगी तो लेट मिलेगी, ये पक्का मिलेगी जरूर, पर लेट मिलेगी होगा। पर अगर मान के चले किसी के जीवन में कोई टूटा ही नहीं, पढ़ना है, तुम पहले से डिसिप्लिन हो, पढ़ना है और तुमको रेगुलेट करा जा रहा है केवल पढ़ाई के लिए, तुम्हारी सक्सेस क्या रहती, ठीक ठाक। आप जब देखोगे महाभारत को तो अंग प्रदेश के रूप में माना गया। अंग नरेश को बोला गया, अंग और मगध को अछूत माना गया, जिस वजह से वो कभी भी, मतलब उसके ऊपर किसी ने आक्रमण करने की भी सोची नहीं। बाकी सब जगह आर्य फैले हुए थे और ये अछूत राज्य, जिस वजह से इसके ऊपर अधिकार करना ही मतलब कहीं ना कहीं छुआछूत को, मतलब अपने धर्म में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप मान ले। इस वजह से यहाँ पर कभी भी आक्रमण किया गया, इसे बढ़ने का मौका मिला। और जब बढ़ने का मौका मिला तो यही एक बड़ी शक्ति के रूप में क्या उभर कर आया। और ये जाति व्यवस्था इस सब चीजों को नहीं मानते। जब जाति व्यवस्था को नहीं मानेंगे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तो मतलब शक्ति के बल पर सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करा जाएगा, ना कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर। कभी कभार होता है कि ब्राह्मण भी शक्तिशाली निकलता है और कभी कभार होता है क्षत्रिय भी दुर्बल हो जाता है। होता है कि निकल कोई कोई धर्म रहता है कि नहीं। तो इससे सेना भी जो है एक मजबूत बने, जिस कारण से ये जो राज्य थे ये शक्तिशाली बने और कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्र बिंदु बने हजारों वर्ष तक के भारत के। कभी अगर आपसे पूछे तो इस बात को, एक बात पूछा भी आता है कि अंग्रेजों से हमारे हारने का कारण क्या था, तो 1818 के युद्ध के संदर्भ में बालाजी बाजीराव को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बालाजी बाजीराव युद्ध के समय में हारे क्यों थे। उन्होंने अपनी सेना में केवल और केवल क्षत्रियों को भर के रखा, बाकी किसी को नहीं भर के रखा। योग्यता पर नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया, जिस वजह से उसकी सेना कमजोर हुई और अंग्रेजों को हराना, अंग्रेजों के द्वारा हराना इनको आसान, क्योंकि जब क्षत्रिय को ही रखा गया तो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण दुखी, वो खुद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दुखी, शूद्र दुखी हुए और वैश्य भी दुखी, और सबने किसकी मदद करी, अंग्रेजों की मदद करी। और क्यों, कौन बालाजी बाजीराव द्वितीय हार गया 1818 में।
ये उदाहरण आपको बता रहे हैं। इस समय में इनके पास में ऐसे कोई व्यवस्था थी, शक्ति ही महत्वपूर्ण था, बल ही महत्वपूर्ण था, और जिसमें बल है वो सिनेमा शायद हो। इस वजह से मगध जो है एक केंद्र के रूप में उभर कर दिखे थे। इसे याद रखिएगा, कभी अगर आ गया तो आप ध्यान में रखना, कभी आप आ गया तो ध्यान में रखना। दिव्यदान करके जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें इस बात को कहीं ना कहीं आगे लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किस पे अछूत? देखिए होता क्या है, अछूत राज्य का अगर हम साइंटिफिक बात करें, ये क्षेत्र थोड़ा सा दूर था, और दूसरी बात यहाँ पर लगातार कोसी नदी का पानी आता था और बाढ़ जाती थी, और हम ये मानते चलते थे कि जहाँ बाढ़ आती है वहाँ कहीं ना कहीं बुरे कर्मों का प्रकोप है। मतलब ये क्षेत्र जो है कि बुरे कर्म मतलब बुरा कर्म पापियों का गढ़ है। मतलब यहाँ तुम जाओगे तो तुम भी क्या जाएंगे, पापी। फिर आगे अब इसको भाषा देकर, शब्द देकर, कहानी देकर अब अछूत बनाया जाएगा, तो ये करा गया। फिर थोड़ा सा याद, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं, मतलब अब ये नहीं बता रहे कि सर अछूत इस वजह से कहा गया। जब आगे आएंगे तो हम एक और चीज कहानी बताई, अछूत और क्यों कहा गया, आगे और बताने की कोशिश करें। पर आते हैं मौर्य, किस तरह के मौर्य। मौर्य में दो छोटे बच्चे, मौर्य पढ़ना तो एक ही कौन है, पढ़ना तो एक ही, अशोक। अशोक के समय में बहुत सारी बातों को पढ़ा, पर दो शासक हमारे खास हैं, इसको ध्यान रखना। एक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, एक और हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त नाम से बहुत सब लोग हैं कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, अगर मौर्य लिख दिया है बेटा तो समझना ये मौर्य वंश। गुप्त में चंद्रगुप्त करके बहुत आएंगे, 1 2 दो रहेंगे, चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2। एक जगह चंद्रगुप्त लिखा जाएगा प्रथम, और एक जगह लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसा लिखा है। यहाँ पर विक्रमादित्य का मतलब है उपाध्याय। क्या है बेटा, उपाध्याय। और दूसरा शब्द यह याद रखिएगा, उपाधि राजा ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके नीचे के लोग हैं वो अपनी पदोन्नति कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पदोन्नति कर रहे हैं, तो ये उनसे अलग दिखने के लिए उपाधि ले रहा है। तो जब भी उपाधि ज्यादा दिखेगी तो आप ये समझ जाना कि राजा के नीचे के जो लोग हैं उन्होंने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया है। तो ये अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुझसे बड़ी बड़ी उपाधि देगा। अगर कोई महाराजा बोलेगा ये परम कारक बोलेगा, फिर राजाओं में राजा बोलेगा तो महाराजा धीराज बोलेगा, तब उपाधि बढ़ेगी। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये इंडिकेशन है इतिहास को पढ़ने के, इसको थोड़ा सा याद रखना। जितने इंडिकेशन देने हैं वो इंडिकेशन को याद रखिए, तो कभी भी इतिहास रटना नहीं पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके संदर्भ में दो ही हमारे अभिलेख जो हमें इनके विषय में जानकारी देते हैं विशेष रूप से। और एक जो है वो जैन धर्म से संबंधित जो संकट भद्र बाहु चरित्र, एक जैन धर्म से संबंधित भद्र बाहु चरित्र। हाँ बेटा, जैन धर्म के जो शासक, हाँ, तो ये शासक है तो कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरी नीति की आवश्यकता होगी, लेकिन जैन धर्म में तो ऐसा लिखा है कि, तो ये बेटा वो आपने अनुव्रत और महाव्रत का नाम सुना, महाव्रत का नाम, पर हम अभी भी कह रहे हैं हमें बिंबिसार के बारे में कोई पूर्ण जानकारी नहीं है। और तभी भी वो अपने बेटे के माध्यम से क्या हो मारा गया, और उसने युद्ध से ज्यादा उसने विवाह पर जोर दिया, और उसने विवाह करके कौशल शासक के साथ संबंध बनाया, लिच्छवियों के साथ में संबंध बनाया, पंजाब के साथ में संबंध बनाया, और अवंती जो उसका परम दुश्मन था, परम दुश्मन अवंती, वहां के शासक चंड प्रबोध के साथ मित्रता बनाने के लिए उसने क्या करा, अपने जो राज्य वैद्य था औषधि के संबंध में, जिसे हम कहते हैं नहीं आयुर्वेदिक
के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में बेटा? आयुर्वेदिक, होम्योपैथी उनके संदर्भ में काम करने वाले प्रमुख चिकित्सक जीवक को भेजा। तो यहाँ पर धर्म का प्रभाव दिख रहा है ना? अगर ऐसा रहता तो वो युद्ध लड़ते क्या नहीं? तो कहीं कहीं पर दिख रहा है, विवाह पद्धति को अपना रहे तो कहीं ना कहीं पर तो दिख रहा है, और रियलिस्टिक भी है। तो भद्रबाहु चरित्र इनका वर्णन होता है, ठीक है? भद्रबाहु चरित्र। और याद रखिएगा, राजा है ना, एक उम्र के बाद में 100 चूहे खाकर हद चली, पहले चूहे खा लिए, पेट भर गया, अब खाने की स्थिति नहीं, खाने की नहीं, अब पचाने की स्थिति नहीं है, तो ऐसा ऐसा खाना खाओ जो पच सके, तो अब हद चल। तो राजा वगैरह भी जब बाकी धर्मों को अपनाते थे तो वो एक समय में पूरा काम करते थे, तो उसके बाद बोलते थे अब किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं, अब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। ये होता है। अशोक ने भी कलिंग को जीत लिया, जब उसके पास जीतने का कोई क्षेत्र ही नहीं बचा, तब वो बोलता है कि मैंने अब युद्ध नीति को त्याग दिया। बुड़बक ये सीधे बोल ये क्षेत्र ही नहीं बचा, मैं कहा जीतू, समुद्र पे गया मैं अधिकार लगा। तो इस वजह से उसने तो थोड़ी चतुराईपन को भी सीखा कि ये भी अपने जीवन में, अगर आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भद्रबाहु से प्रभावित हो रहा है, फिर बाद में संलिप्तना ले रहा है, क्योंकि उसने अपने बेटे को बोल दिया कि बेटा तू ही बैठने वाला है, जिसका नाम है है ना? मतलब ये दिखाने के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, देखो मुझे अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, 45 की उम्र में आऊंगे और मुझसे बात करोगे तो मैं कुछ अलग तरीके से बात करूंगा, 65 की उम्र में आऊंगे तो मैं कुछ और तरीके से बात करूंगा, और 85 तक के अगर मैं जी गया तो मैं कुछ और तरीके से बात करूंगा कि नहीं? अभी मैं बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी मैं बोलता हूँ लड़कियों की बात कर लेता हूँ, लड़कों की बात कर लेता हूँ, सबकी बात करता हूँ। 85 की उम्र में बोलो बेटा ये संसार में ये सब कुछ नहीं, ये सब मोह माया है, ईश्वर की आराधना करो, चैंटिंग करो, बस नाम जपो हरि। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ? पढ़ लो बेटा, मक्का पढ़ लो। दोनों समय में अंतर आएगा कि नहीं, है ना? तो ये एक उम्र के बाद में भद्रबाहु चरित्र में हमें पता चलता है, ठीक है? एक है महास्थान करके जगह, महास्थान करके अभिलेख, महास्थान करके अभिलेख है, जहां से हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। और एक है सहगोरा अभिलेख, कौन सा अभिलेख बेटा? सहगोरा। दो अभिलेख है, इनके विषय में जो जानकारी दे जाते हैं, एक है महास्थान और दूसरा है सहगोरा अभिलेख। इसे थोड़ा सा याद रखिए। तो सहगोरा जो है गोरखपुर में है, और महास्थान जो है पश्चिम बंगाल में है। महास्थान अभिलेख को जो है बेटा, ये पश्चिम बंगाल में, अभी वर्तमान में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत? इसे हम आपातकालीन या फिर अन्नदान या फिर सूखा के समय में जब अन्नदान किया जाता था उससे संबंधित अभिलेख, मतलब ये बताइए कि शासक उस समय में अपनी प्रजा की मदद करते थे जब किसी प्रकार की बाढ़ आती थी या सूखा आती, इसके विषय में बताया गया महास्थान अभिलेख। तो महास्थान अभिलेख कहाँ पर है बेटा? पश्चिम बंगाल। और सहगोरा कहाँ पर है? गोरखपुर में, मतलब ये बेटा। इसी के बाद में दो और अभिलेख, दो और छोटे छोटे, एक है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के विषय बता रहे हैं, तमिल ग्रंथ है अहनानू, और है मुरनानू। कौन है बेटा? अहनानूर, और दूसरा है मुरनानूर। ये तमिल ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में अशोक का भी वर्णन है। इसके विषय में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में अशोक का भी वर्णन, इसने कुछ नहीं करा, बस अहनानूर और मुरनानूर नाम याद रख लीजिएगा, कभी पूछ ले तो ये तमिल ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे, और जब गद्दी पर बैठे तो इनके प्रधानमंत्री थे, याद रखिए प्रधानमंत्री कौन थे?
चाणक्य। कौन थे बेटा? चाणक्य। और इन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करा और संलेखना के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा? संलेखना के माध्यम से श्रावण बेलगोला में, कहां पर बेटा? श्रावण बेलगोला। संलेखना के माध्यम से श्रावण बेलगोला कहां पर बेटा? कर्नाटका में। वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्रावण 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 बेलगोला शब्द है, श्रावण बेलगोला। यहाँ पर हर 12 साल के बाद में बेटा एक अभिषेक होता है जिसे कहते हैं महामस्तका अभिषेक। कौन सा अभिषेक होता है बेटा? महामस्तका अभिषेक हर 12 साल में होता है। और यहाँ पर बेटा ऋषभ देव के जो पुत्र थे उनकी एकाश्म ग्रेनाइट से बनी मूर्ति है, उनके शरीर पर चढ़कर ऊपर से पूरा का पूरा अभिषेक कराया था 12 दिनों तक, दूध से पंचामृत के माध्यम से। यहाँ पर किसे मृत्यु को प्राप्त करा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी पर क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कुछ समय के लिए व्यवस्था को संभाला और भारत की बड़े क्षेत्र पर अधिकार भी करा, पर ये चले भी गए क्योंकि इनके समय में, कुछ समय के बाद में, इनके शासनकाल में अंतिम पद आते आते बहुत बड़ा एक अकाल पड़ा। उस अकाल के कारण ही छोड़कर गए और ये बोल रहे थे कि शायद मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। तो उस कर्मों को भोगने के लिए ये नग्न अवस्था में भद्रभाव के साथ में दक्षिण की ओर चले और पूरी गद्दी किसको सौंप दी? बिंदुसार बढ़िया था। बिंदुसार ने भी कई के साथ में विवाह करा, जैसे इन्होंने भी विवाह करा। इन्होंने जब सिकंदर था ना बेटा, सिकंदर था, तो जिस समय में सिकंदर ने आक्रमण करा था उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में बने और 322 ईसा पूर्व में जब बने तो आक्रमण सिकंदर ने 336-26 में करा। मतलब किसके समय करा था? घनानंद के समय। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय में सिकंदर नहीं था, सिकंदर मर चुका था। पर सिकंदर ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया था अपने सैनिकों में। 3 भाग, मतलब उसका एक भाग अगर अब देखा जाए वर्तमान में तो एक था उसका यूनान से लेकर तुर्की तक का, दूसरा तुर्की से लेकर ईरान तक का, और तीसरा था ईरान से लेकर सिंधु नदी क्षेत्र तक का। अगर आप मैप में ठीक ठाक चल रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मैप में ठीक ठाक सोच कर चल रहे हो। मैंने क्या बोला फिर से याद रखना। यूनान पहुंचे एजियन सागर, पहुंच रहे हो कि नहीं? एजियन सागर, एजियन सागर से लेकर तुर्की, तुर्की से लेकर ईरान, और ईरान से लेकर कौन सा बेटा? सिंध। ऐसे 3 भागों में उसने विभाजित कर दिया उसके सेनापति। उसमें से एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था बेटा? सेल्यूकस। उस सेल्यूकस की बेटी के साथ में इन्होंने विवाह करा और कई सारे भागों को प्राप्त करा और बदले में उन्हें 500 हाथी दी, क्योंकि हाथी की आवश्यकता हमेशा। तो विवाह करा, गांधार, तक्षशिला वगैरह जो क्षेत्र था बेटा वो इन्होंने प्राप्त करा। ऐसा इन्होंने भी किया, इन्होंने भी विवाह करा। बिंदुसार और बिंदुसार के 99 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? नहीं, 100 पुत्र। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। उसमें एक था अशोक, एक कौन था? और 100 को मारकर अशोक बना। इसे मित्र, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। बिंदुसार बुलाते हैं अमित्र घात, मतलब नाम क्या बुलाते हैं? अमित्र घात, मतलब जिसका कोई मित्र किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का शत्रु, मतलब चोट ना पहुंचा सके, हानि ना कर सके, ऐसा नहीं। अब बिंदुसार ने बोला मैंने एक कहानी तो आपको बताई, जैसा गर्दन काटी और फिर निकाला, कुछ भी बताते हैं, पर ये बड़े सोच विचार वाले व्यक्ति। इन्होंने 2 जगह पर अपने लोगों को भेजा
क्योंकि इनके समय में एक व्यक्ति जो बाहर से आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। कौन सा बेटा? मेगास्थनीज। कहते ना बेटा, अब बेटी को भेजा था सेल्यूकस ने, क्योंकि उसके साथ किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा, चेला जो हमें से जानकारी पहुंचाए। तो मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज यहाँ पर आया। जस्टिन भी इसके समय में आया और वेस्ट के समय में आया, दोनों के समय में। और इसने अपने संबंधों को सबके साथ, तो विश्व में भी भेजा और बाकी देशों में भी अपने दूत को भेजा और कई सारी चीजों को मंगवाने की कोशिश की। और मिस्र के शासक से सूखे मेवे और अंजीर को मिलाने की बात बोली कि तुम वो भेजो और थोड़ी सी दारू वगैरह भेजो, सुना है तुम्हारे जैसी दारू कैसी अच्छी है। और बोले कि एक दार्शनिक को भी भेज दे। अगर कोई दार्शनिक किसी भी राज्य के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कोई देश अपनी बुद्धि का पलायन करवा रहा है तो समझो वो देश पर पड़ रहा है। अमेरिका ताकतवर इसी कारण, दुनिया का ब्रेन हमेशा वहीं पर आता है। आज ऐसा ही कुछ यूएई कर रहा है। आप अगर एक बड़ा अगर टीचर बन जाते हो, ब्लॉगर बन जाते हो, इनोवेटिव पर्सन बन जाते हो, यूएई आपको गोल्डन वीजा देगा। कौन सा वीजा देगा? गोल्डन वीजा। मतलब आप कभी भी आ सकते, कभी भी आ सकते। आप क्योंकि आप जब भी इससे वीजा लोगे, वीजा क्यों दिया जाता है आपको? किसी भी देश का वीजा क्यों दिया जाता है? पासपोर्ट में तो वीजा देने की आवश्यकता है, मतलब आप पासपोर्ट में थप्पा लगाए बस आप प्रवेश करें, और फिर एक और थप्पा लगाए मतलब आप बाहर निकले। पर तभी भी आपको वीजा क्यों लेना पड़ता है? वीजा लेने के बाद आपको कुछ पे करना पड़ता है। आप भारत के नागरिक, आप जा रहे हो अमेरिका, पर अमेरिका जा रहे हो तो वहां पर गाड़ी चला रहे हो, वहां पर घर ले रहे हो, घर लेने के बाद वहां के संसाधन का उपभोग कर रहे हो। अरे कर रहे हो क्या? ये तो मूल अधिकार वहां के लोगों का है। अब बाहर से आकर वहां पर जाकर अगर ये कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों के अधिकार कम हो सकते हैं कि नहीं? तो वहां के लोगों को अधिकार और मिले, इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर क्या करती है, वीजा तो लगाती है, उसमें पैसा देती है। बहुत सारे देश क्या करते हैं, अगर अच्छे माइंड के लोग हो तो उन्हें स्पेशल पर्पज से उनको अपने यहाँ पर बुला लेते हैं। हमने भी करा ऐसा करके, हमने भी कुछ क्रॉस करके रखा है 18-20 कंट्रियों के लिए। एक का नाम है बेटा PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड हमारे एक रहता है, और OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे का, और एक रहता है बेटा NRI का, एक NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ये हमने करके रखा। क्यों करके रखा है? क्योंकि कई सारे हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के, वो बाहर चले गए, वहां पर अच्छा एजुकेटेड हो चुके, अच्छे एजुकेटेड हो चुके, और वो वहीं पर बस चुके, पर उनका कहीं ना कहीं आत्मीय लगाव भारत के साथ में है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो शायद कुछ काम करेंगे या पैसा लगाएंगे तो शायद हम और ज्यादा क्या डेवलप हो। इसलिए हमने ये सब काम करके रखा। और अमेरिका हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, ऐसे दिमाग को हमेशा अपने आप को बुलाता है, अच्छे तरीके से बुलाता है। आपने नाम सुना? एक एक गुरुजी करके एक चैनल है, गुरुजी है ना, एक गुरुजी है, एक गुरुजी यहीं के थे। अब वो कहा? दुबई। दुबई में जितनी फोर्सेस हैं और जितना भी ट्रैफिकिंग है उन सबको जज करते हैं। पे भी बहुत मिलता है। इधर वीडियो तो बनाते हैं, हम तो देखते ही, वो वहां पर भी एक बड़ा पे देते हैं। मतलब 50-50, 60-60 करोड़ रुपए उनको मिल रहा है यहाँ से जाने। हम हमारी बुद्धि को यहाँ से जाने दे रहे हैं। मतलब बुद्धि, मक्कार को जाने दो, स्मगलर को जाने दो। मतलब दाऊद अब्राहम गया है तो कोई दिक्कत मत लो, रो मत। पर अगर मान के चलिए APJ अब्दुल कलाम जाते तो रोना था, चिथड़े उड़ा देना था अपने शरीर के, छाती पीट पीट कर। हम होते तो ऐसा ना होता, हम होते तो ऐसा, ऐसा बोलो। बुद्धि अगर जा रही है तो बहुत खतरनाक है। बिंदुसार कितना चतरा था, उसने क्या बोला? दारू दो। पहली बात तो दारू दो, तो सामने लोग ये महाराजा वैसा ही जैसा टिपिकल में हो, पीकर पड़े रहता हूँ। तो अंजीर दो और सूखे मेवे दो,
अय्याश कहीं का। तीसरे से एक शब्द बोल दे, दार्शनिक भी दे दो। हाँ नहीं, दिमागदार है, दारू तो पीता है परंतु लिमिट में पीता है। दार्शनिक की मांग कर रहा है, इसका मतलब वो हमारी सभ्यता को सीखना चाह रहा है, मतलब अपने राज्य में इनोवेशन करना चाह रहा है। तो कभी आपसे अगर पूछा दार्शनिकों का महत्व, तो आप बताओ दार्शनिक सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी पॉलिसी अभी चल रही है कि हम बाहर से ब्रेन को लेकर आए। आपने कभी ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बाहर की ऐसा मैसेचुसेट्स नहीं आई? अभी ये एजुकेशन पॉलिसी में है कि कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी भारत में आकर काम करेगी। अभी हमारे आदत कैसे रहती है, आप पढ़ सकते हैं यहीं पर अगर हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भी अभी कल परसों के अभी हमने कुछ ही दिन हुआ ये टैकिंग का करवा, बातें पहुंच गई। अब वहां पर प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करवाए वो बेटा था, तो कितना प्रभाव होता है। और ऑनलाइन लेक्चर कितना प्रभाव होता है, इससे कहते हैं टीचरों की कितना टसल होनी चाहिए। और टसल किसी एक दूसरे गिराने की नहीं, तो तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, मैं मेरे लेवल पर पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लेवल पर पढ़ाऊंगा। अगर बच्चे मेरे पास टिक रहे तो मतलब तुमको झक मार करके करना पड़ेगा, सुधार करके करना पड़ेगा। अब वो नोट्स देते हैं कि ना देते हैं वो बात की बात है, परंतु बात तो बुरी प्रभाव होता है कि अगर बाहर की यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर आ गई और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे, जहां पर पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, जहां पर इनोवेटिव वर्क ज्यादा जरूरी है, तो हमारे यहाँ की भी आईआईटी एनआईटी इनके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी वो भी इनोवेटिव वर्क पर क्या करेगी, जोर देगी क्या? क्योंकि सब लोग एडमिशन कहाँ लेंगे फिर, उन यूनिवर्सिटी में ले लेंगे, करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप देखो दार्शनिक को पढ़ाया, किसे बुला करते हैं? दार्शनिक, सबको पढ़ाया, पर दार्शनिक देने से उसने क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया। ये धीरे से धर्म को छोड़ता है और ये आजीवन धर्म को अपनाने का, कौन धर्म को अपनाने का? आजीवन। आजीवन वो है जो भोग विलास थोड़ा सा मानते हैं। आपने महामोक्ति को ऐसे करके उसका नाम बोल करके गोशाला ऐसे करके कुछ है, वो जैन धर्म के वही मानने वाले थे। पर जैन धर्म में महावीर के साथ में थोड़ी सी बातों पर थोड़ा सा, क्योंकि जैन धर्म में जो उन्होंने एक शब्द कहा था कि अगर व्यक्ति को संयम से जीना है तो ब्रह्मचर्य और वस्तु को क्या कर दो, त्याग दो। इस बात पर महामोह जो गोशाल करके थे उनका मतभेद हुआ और उन्होंने आजीवक संप्रदाय को बनाया। और ये आजीवक संप्रदाय मतलब चंद्रमुख मौर्य कितने थे बेटा? जैन, ये आजीवक। और अशोक कौन सा बेटा, कौन सा थे? अब मुझे बताओ, एक ही वंश के तीन प्रमुख शासक अलग अलग धर्म को मान रहे हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द है कि सांप्रदायिकता है? सौहार्द मतलब हर धर्म को मान रहे हैं, कटुता है क्या हर धर्म के प्रति? ना, आग्रह है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय हमें सांप्रदायिक सौहार्द भी दिखाई दे रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। तो ये किस धर्म को मानने वाले थे? आजीवन। किसे मानने वाले थे? आजीवन। ठीक, तो छोटी सी बातों को थोड़ा सा, छोटी सी बात कहानी हमें लगी ना सर कि ऐसा कुछ होगा, तो हम इधर शुरुआत करेंगे और खट से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हाँ बेटा, हम सोचे थे कि मतलब कुछ ना कुछ तो पक्का हो जाएगा, तो करना तो जरूरी है ना, अपन नहीं करते हैं तो उसको देखा देखी कम से कम वो तो करें, अच्छा तो हो जाएगा। इससे फायदा कौन ले रहा है, किसका फायदा हो रहा है? बच्चों का फायदा हो रहा है, मतलब यहाँ का लेवल भी क्या हो रहा है, अब हो रहा है। अब बात ये है, करना बोलना एक तरफ है, करना एक तरफ पड़ता है। जैसे आपने अगर बोला कि हम पूरा पढ़ाएंगे, पर ये जो ड्यूरेशन रहता है ना, मार्च अप्रैल मई, इस समय में कोई भी बैच चलते नहीं है और कोई नया एडमिशन आता है, कोचिंगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है और यहाँ पर कोचिंग क्या कहते हैं, अपना जमीन तोड़ दो, जो दे रहे ना उतना ही ले लो, इससे ज्यादा की अपेक्षा बिल्कुल मत रखो। 2 लाख रुपए दो, हम भी वैसे देंगे,
ये भी हो जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए, ये सब हर कोचिंगों में एकदम माहौल हो जाना चाहिए, और बच्चे भी फिर कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे नहीं, यहीं पर रुकेंगे। तो लिखे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से ये नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित कर, पराजित कर पाटलिपुत्र पर अधिकार, इन्होंने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित कर संधि की, और 500 हाथी देकर, कितने हाथी देकर, 500 हाथी देकर एरिया, अराकोसिया, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेन, पेन, पेरिपेन, सदाई क्षेत्र प्राप्त। अब एरिया लिखा आपने, अराकोसिया लिखा, जेड्रोसिया लिखा, और पेरिपेन, पेरिपेन सदाई लिखा आपने। तो एरिया में लिखिए, आगे हेरात, एरिया को वर्तमान में क्या बोला जाता है, हेरात, ठीक है। अराकोसिया, कोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान, और पेरिपेन, पेरिपेन सदाई, इसे लिखे काबुल, इसे लिखे बेटा काबुल, ठीक है जी। आपने वो लिख दिया, संलेखना के माध्यम से करा। अब इसके बाद में कौन आएंगे, कौन आइए बेटा, बिंदु आइए, इन्हें अमित्र घात, अमित्र घात, सिंह भद्रा का कहा, इनके सीरिया एवं मिस्र के साथ, सीरिया एवं मिस्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। सीरिया के शासक से इन्होंने, सीरिया के शासक से इन्होंने अंजीर, दारू, दारू, हिंदी अच्छा लिखो, मदिरा अच्छा नहीं लगेगा, हाँ मदिरा वही अच्छा ये लगे, दारू, इंटरव्यू में से दारू पीते थे, अच्छा लगेगा, वो लिया दारू, और लिखो दाश, भेजने की मांग, किंतु इन्होंने अंजीर और मदिरा तो भेजी,
हिंदू दार्शनिक, क्योंकि इनके यहाँ दार्शनिकों का व्यवहार नहीं होता। व्यवहार का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? व्यापार। इनके यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता। यहाँ पर बेटा सीरिया, कोई कष्ट? कोई कष्ट? पक्का नहीं? पक्का नहीं? एक बार में पुराना जो था 2 मिनट में अभी बोल दे, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है 2 मिनट में बोल देते, 5 मिनट है, और फिर हम एक नए टॉपिक पर आएंगे। आज एक टाइम एक टेबल बनाना है और एमपी का बना के आगे बढ़ना है। ठीक? तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर हम काल अगर पूरा सिलेबस को लेकर चले, कॉपी आपको बंद करिए, कितने पेज का हो गया? कुछ ही ज्यादा नहीं करेंगे, प्रश्न का ज्यादा नहीं हो रहा, कितना होगा प्रश्न का? ज्यादा हो रहा है। हम इस बार सोचे हाँ पेजेस छोड़े, ये हम सोचे कि ज्यादा ना, बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर नोट्स कैसे उबाऊ जैसे लगने लग जाते, पढ़ाई में नहीं आते। पर क्या है कि एग्जाम बनी इतना टफ है, सिलेबस जब तक के नया नहीं आएगा तब तक के वो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन छड़ जाते हैं तो फिर वहां से पूछता नहीं है। और ऐसा बोल दो हमारे पढ़ाते 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 सिलेबस में क्या हो जाए, यूपीएससी का चेंज हो जाए और एक नया बॉम्बास्टिक सिलेबस आ जाए, तो जीवन में और अच्छा पढ़ना पड़ेगा और अच्छा। तो हमने इतिहास को पढ़े थे, प्राचीन का, एंशिएंट को। एंशिएंट को बेसिकली हमने 3 भागों में विभाजित कर, एक था बेटा पूरा पाषाण काल, सॉरी एक था आपका सबसे पहले जो हमने बड़ा करा था वो है बेटा प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब वो काल था जहां पर हमें जानकारी प्राप्त हो रही, परंतु किसके माध्यम से? पूरे पाषाण के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से। दूसरा था आद्यैतिहासिक काल, जानकारी प्राप्त हो रही है परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। फिर कौन सा? ऐतिहासिक काल है, सभी विषय में जानकारी दार्शनिकों के माध्यम से, मतलब बाहर से कोई आ रहा है तो वो भी दे रहा है, साहित्य भी दे रहा है, और हमारे यहाँ पर के शासकों ने भी अच्छे से लिखा है। और इसकी शुरुआत होती है महाजनपद से। कहाँ से होती है बेटा? और व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे से कहाँ पर होती है? जो मंडल से शुरू होने वाला है, जिसका नाम क्या है? कौन है बेटा? अशोक। कहाँ से होने वाला है? अशोक। तो अशोक से हमें पढ़ना पूरे व्यवस्थित रूप में, यही से शुरुआत होती है पूरे इतिहास की एक व्यवस्थित रूप से। ठीक है, मेगास्थनीज वगैरह जो जानकारी दे रहे हैं वो इसी के समय से हमें पूरी व्यवस्थित रूप से जानकारी दे रहा है अपनी इंडिका में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात करें, ये लंबा चला, बहुत लंबा चला, इस वजह से इसको भी क्या करा गया? 3 भागों में क्या करा गया? विभाजित किया। पहला एक जो विभाजित किया गया पूरा पाषाण काल, दूसरा रहा मध्य पाषाण काल और तीसरा रहा, पर पूरा पाषाण काल भी बहुत लंबा चला, इस वजह से उसको भी क्या करा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक कौन सा? और कौन सा? उच्च पूरा पाषाण काल। अब ये बांटा गया, जैसे ये बांटा गया तो फिर हमने इसमें देखा कि उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर नहीं है, क्योंकि संक्रमण काल है। और मध्य पाषाण काल में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। पहली बात तो ये खेती करने लगे थे क्या? हाथ की खोज हो गया, पहिए की खोज। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका था, और जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका था तो इसका ही व्यवस्थित रूप हमें कहाँ पर दिखाई दिया? नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में किसकी शुरुआत हो चुकी थी? मैडम आ गई। मैडम आते रहती है, पहले भी आती थी, पीछे बंद कर दिया था, मना कर दिया था, बताओ। देखो समझ नहीं आ रही, रूल्स एंड रेगुलेशन मानना नहीं है, करते ही तो करते है ना। आगे देखिए, तो फिर ऐतिहासिक काल नहीं, सॉरी हमें नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में हमें कृषि का आविष्कार हुआ, और कृषि के आविष्कार ने व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित किया। पहली बात तो स्थायी रूप से जीने लगा, पशुपालन भी करने लगा, और जब पशुपालन करने लगा तो पशुपालन का महत्व ज्यादा बढ़ रहा था। कृषि हो रही थी परंतु वो कृषि देव मात्रक थी क्या अदेव मात्रक थी? देव मात्रक थी, मतलब केवल वर्षा के जल पर, मतलब सिंचाई हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। और इसमें कोई भी रोपे वाली पद्धति थी क्या? नहीं, छिड़काव वाली। तो वैसा इसी के बाद में हम आद्यैतिहासिक पर, आद्यैतिहासिक को हमने कितने भागों में बांटा बेटा? 3 भागों। पहला कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा बेटा? वैदिक। वैदिक को कितने भागों में बांटा गया? पहला कौन सा? उसके बाद कौन सा? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसमें बांटा गया तो फिर हमें 2 धर्म उत्पन्न होते दिखाई दिए, जैन और जैन और बौद्ध दिखाई, तो कितने जनपद दिखाई दिए? जनपद कई, जनपद कितने दिखाई दिए? 5।
और महाजनपद 16, और 5 जनपद कौन से थे? ये दो याद आ रहा है कि नहीं? वो याद रखना, पूछ लेगा कभी पूछ लेगा तो याद रखेगा। इसी कारण हम जैन धर्म को देखा। जैन धर्म में ज्ञान की बात हो रही, ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त होता है? 5। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पर्यंत ज्ञान, एक और था अवधि, और एक केवल। सबसे ऊंचा कौन था बेटा? केवल। याद? तो इन्होंने त्रिरत्न बोले थे। त्रिरत्न कौन से थे जैन धर्म के? सबसे पहले क्या था? सोच। फिर क्या आता है? उसको देखकर ज्ञान आता है। फिर क्या आता है? आचरण। ठीक है, तो वहीं पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन सा बेटा? जो आता था सबसे पहले उसे क्या कहा जाता था? वो 10 साल तक क्या हो जाता था? अब जब वो सबसे पहले एक पाठ करता था, वो कौन सा पाठ रहता था? पद्य। कब करना पड़ता था? अमावस्या। और एक सभा को आयोजित करा जाता था वार्षिक। नहीं, पर्वत उपोषण नहीं, और उस समय में एक सभा होती थी, पर्वन है ना, पर्वन होता था। पाठ पाठ पर्वन करके क्या होता? पर्वन कहते थे। और एक और होता है उपो, एक और सभा, है ना। चलिए, अब इसी के बाद में एक और स्थाविर सांघिक में विभाजन कौन से बौद्ध समिति? द्वितीय। विनय पिटक और सुत पिटक लिखेगा कब? तीसरा में लिखेगा, कोई दिक्कत है? तो वज्रायन का संबंध किससे बेटा? महायान। किससे बेटा? महायान से। किससे? महायान से। अब इसी के बाद में थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। हमने आज यहाँ पर देखा 16 महाजनपद देखे थे। 16 महाजनपद में हमने डायग्राम बनाया। मैं अगर पहुंचा चल रहा हूँ, आप वहां पर पहुंच रहे हो कि नहीं, डायग्राम के हिसाब से मुझे बताना। सबसे पहले पहुंचे मगध, वज्जी, उसके बाद में मल, कौशल, वत्स, काशी, पहुंचे चेदी, मतलब सुरसेन, कुरु, पांचाल, कंबोज, गंगा, अशोक। पहुंच गए? पूरे पहुंचे गए? बस देखते रहिए आप, देखते रहिए। हाँ बेटा, अवंती छूट गया, सॉरी अवंती नीचे का छूट गया, अवंती हो गया कवर, मतलब वो पूरा एरिया कवर हो गया। अब आप क्या करिएगा, जब एंड में आएंगे तो एक बार कोई बुक ऐसा पढ़कर देखना, एक बार पढ़कर देखना, कोई बुक को पढ़कर दिया आपको वहां से पॉइंट निकल जाएंगे, और फिर कोई बुक से बातें नोट्स में डालना और उसमें लिखकर एक बार पूरा याद करना। हिस्ट्री पढ़ना तो पड़ता ही है, फिर वो एरिया भी क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर विदेशी शक्तियां देखी थी जो आ रही थी। इसमें हमने एक देखी थी जिसका नाम था ईरानी। ईरानी के बाद कौन है बेटा? यूनानी। यूनानी में कौन है? सिकंदर है। और सिकंदर से पहली बार मुलाकात किसकी? आरंभ यानी कि फिर उसके बाद में ये जब आया, ये चले गया, उसके बाद में इसका कौन सेनापति रहा? सेल्यूकस। कौन सा बेटा? नियारकस को तो भेजा था उसने, कौन से मार्ग से? समुद्री मार्ग की खोज के लिए। नियारकस और अरिस्टोबुलस, याद रखिएगा, जो उसके साथ में आए। नियारकस और कौन बेटा? अरिस्टोबुलस। किसके साथ थे? सिकंदर के साथ। ठीक है, अब इसी के बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करा बेटा? चंद्र। बदले में कितने हाथी थे? और बहुत सारे क्षेत्र थी। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले गांधार, हेरा, काबुल और बलूचिस्तान। आया समझ में? अब इनके जो नाम है हमने वो इसलिए लिखवा दिए क्योंकि पूछने की संभावना है कि वो नाम है पुराने नामों के आधार पर पूछे। जेड्रोनिया एक नाम लिखा है, क्या नाम है बेटा? बलूचिस्तान। क्या नाम है? पेरिपोनस कर सकाई करके जो थे, कौन है बेटा? काबुल। नाम याद रखिएगा। तो वहीं पर एक है एरावत, ऐसे कुछ करके एरावत करके कंधार है शायद इसका, कंधार। इसे थोड़ा सा ये याद रखिएगा, नाम याद हो जाना चाहिए। और भूल भी जाते हैं फिर याद करो, भूल जाते हैं तो फिर याद करो, आपको क्लियर होने चलिए। और इसी के बाद में कौन है? अमित भद्रसेन और सिंहदेव। तीन नाम, अमित्रकाल, भद्रसेन और सिंहदेव, तीन लिखा है। इन्हें कहा कि कौन है बेटा? बिंदुसार। अब बिंदुसार गद्दी पर बैठा, अब बिंदुसार काम कर रहा है। और बिंदुसार कौन से धर्म को मान रहे हैं? हाँ जी बस, तो चंद्रगुप्त मौर्य किसे मान रहे हैं? जैन। और अशोक कौन से को मान रहे हैं? प्रारंभ में वो ब्राह्मण धर्म को मान रहे हैं।
बाद में किसे माना बेटा? आजीवक जो है ये वैसे देखा जाए तो उत्पत्ति इन सब की ब्राह्मण धर्म से ही है, परंतु विशेष रूप से अगर हम कहें कि जो गोशाल करके थे वो जैन धर्म के संस्थापक जिन्हें वास्तविक माना गया उनके शिष्य थे, और उनसे एक ही बात पर थोड़ा सी तू तुम्हें में हुई थी, वो था संयम पूर्वक जीवन जीने के लिए वस्त्रों का त्याग करना और ब्रह्मचर्य जीवन। इनका ऐसा मानना नहीं था, इस वजह से मतभेद हुआ और उन्होंने आजीवक संप्रदाय को बना। किसे बना बेटा? आजीवक संप्रदाय को बना। और अब जब धर्म को आगे पढ़ेंगे तो धर्म में भी आपको ब्राह्मण से आपको शैव में भी अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के। जैसे आप गोरख बाबा तो गोरखपुर का एक अलग है, फिर आपने ये नागा बाबा का नाम सुना, ये भी अलग अलग संप्रदाय। ये कैसे उत्पन्न हुए? तो जब आगे मध्यकाल पढ़ेंगे, कि अभी एक बार धर्म पढ़ चुके तो मध्यकाल में धर्म एक बार देखेंगे जब एंड करेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ी सी उत्पत्ति बता देंगे, मराठा की उत्पत्ति, ये जो शैव की उत्पत्ति, वैष्णव की उत्पत्ति, और इस्लाम में किस प्रकार से सूफीवाद आया, वो थोड़ा सा बता देंगे, तो आपको वहां पर भी एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आजीवक अभी वर्तमान में कहाँ से आपको समझ में आ रहा है, कैसे बना, किससे मतभेद होकर बना? जैन धर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे की बात पर नया टॉपिक निकाल, कॉपी चेंज कर दीजिए, पानी वगैरह सब लोग पी लीजिए पहले। हाँ